बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा सियासत में टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से ऊपर की तरफ पारा चलता रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक नई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तश्कील पा चुकी है और काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब लाहौर में जलसा कर रहे हैं और उनका जो मुकदमा है या उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि ये एक बाहर से मुसल्लत की हुई, नेचुरली अमेरिका से मुसल्लत की हुई ये गवर्नमेंट है और लिहाजा वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा लेके इस वक्त अवाम के अंदर निकले हुए हैं और उनका मुतालबा ये है कि जल्द अज जल्द मुल्क के अंदर इंतखाबात जो है उनका इनेकाद किया जाए और जिस पार्टी को भी अवाम मुंतखब करती है तो वो आके हुकूमत करे। इसके साथ साथ हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है और क्या एजेंडा सिर्फ इस हुकूमत की फॉर्मेशन या ये मामलात हैं अभी जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, या ये पोस्ट इलेक्शन एजेंडा भी कुछ हो सकता है। अभी तफसीलात जो हैं उसकी आना बाकी हैं। और आज वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल इमरान खान साहब ने किया बनी गाला से पीएम हाउस तक या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, उस दौरान तकरीबन पिछले पौने चार सालों के दौरान तकरीबन 90 करोड़ से लेके 1 अरब का उसके ऊपर खर्चा आया और ऑलरेडी तोशा खाना का जो मामला है वो अदालत के अंदर भी है और मीडिया और अवाम में भी उसके ऊपर बहस की जा रही है। ताहम इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी चीज़ें हैं और मेरी मर्ज़ी है, मैं उसको बेचूं, खाऊं, जो भी करूं। लगता ऐसे है कि उनका मतलब ये था कि नोबडी कैन आस्क कि वो सारा चीज़ें जो हैं किस तरह से बेची गई और पैसा कैसे जनरेट किया गया और साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो भी चल रहा है। मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सैफमा से भी आप मुंसलिक हैं और एडिटर हैं साउथ एशियन जर्नल के, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें टाइम दिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडेट के आप हेड हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं पेपर्स के अंदर, बहुत शुक्रिया आपका भी। अहमद बिलाल महबूब साहब, लालचंद मली साहब हैं, आप फॉर्मर MNA हैं, यानी रिज़ाइन कर चुके हैं, अब इसके ऊपर डिसाइड होना बाकी है। सीनियर रहनुमा है PTI के, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब भी। बात का आगाज़ करते हैं इम्तियाज़ आलम साहब आपसे। काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो मामला है हेलीकॉप्टर का और ये तोशा खाने का, ये किस हद तक इमरान खान साहब की जो साख है या जो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके अवाम में वो जा चुके हैं उसको मुतासर कर सकते हो? दूसरा, वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ था, मदीना की रियासत, ट्रांसपेरेंसी और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट जो हैं, उनको रियासत के जो रिसोर्सेज हैं उनको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इसको हम क्या मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में या अथॉरिटी में हम शामिल करेंगे? देखिए, इमरान खान का बड़ा साफ इमेज रहा है, वो एक हीरो रहे हैं और उन्होंने ये अस्पताल बनाए शौकत खानम, और लोगों ने उन्हें अपने पैसे पे ट्रस्ट किया, उन्हें खुद दिल खोल कर पैसे दिए कि उनकी जात पे ट्रस्ट करते, और उन्होंने काम भी अच्छा किया। अब जब इमरान खान के बारे में ये बातें आ रही, आज तोशा खाना की बात, अब या फिर ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, अभी आज मैं सुन रहा था ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सड़क बन रही थी, लिंक रोड, सर्कुलर रोड जिसे कहते हैं या कुछ और कहते हैं जी, उस पर जिस तरह का स्कैंडल है, जिस सामने एक तहकीकात की रिपोर्ट आई है, तो यकीनन इमरान खान पे इसके इम्प्लीकेशन होंगे। और ये जो हेलीकॉप्टर का जो बिल है जो 90 करोड़ से ऊपर है, ये बहुत हैवी है, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना खर्चा किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया होगा अपनी मोबिलिटी पे। फिर ये जो तोशा खाने के हवाले से भी माजी में सदर और प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के वो लेते रहे हैं, उसकी कीमत मुकर्रर की जाती रही है। इस बार भी डिप्टी सेक्रेटरी ने कीमत मुकर्रर की जो बहुत कम थी असल से, और फिर लेकिन वो ले गए। लेकिन जो इसमें जो बहुत स्कैंडल हुआ है वो ये कि वो जाके
मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, दुबई में जाकर बेच दिए गए। और वो फिर उन्होंने कंफर्म किया शहजादा मोहम्मद से फोन करके उनके ऑफिस से कि भाई ये आपने 2 घड़ियां बनवाई थी, ये एक घड़ी बिकने के लिए आ गई। अभी कितना ही अफसोसनाक बात न सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, और क्या मजाक उड़ रहा है पूरे दुनिया में और मिडल ईस्ट में खास तौर पे कि पाकिस्तानी रहनुमा तोपों के साथ ये सलूक भी करते हैं। सही बात। ऊपर से अब इनके खिलाफ ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये भी एक बड़ा खौफनाक केस है, जिसे 8 साल तक वो तवील देते रहे। अभी भी वो चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए, लेकिन लगता है कि अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने आ ही जाएगा और इस महीने में न सही या कुछ अगले चंद हफ्तों में ये फैसला हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा एक तरह का मॉरल शॉक होगा, मॉरल सेटबैक होगा, अखलाकी तौर पर दिवालिया हो सकती है पीटीआई की लीडरशिप और बिलावल खुद इमरान खान के साथ। नारा तो लगा रहे थे अमर बिल मारूफ का, तो अब नारा लगेगा नहीं उल मुनकर का, तो मुनकरात सारी करते रहे। तो उससे जो इमरान खान का, अब देखिए सारी तहरीक इंसाफ की कैंपेन एक पर्सनैलिटी कल्ट के गर्द, एक पॉपुलिस्ट लीडर, एक ईमानदार लीडर, एक फातेह वर्ल्ड कप, एक फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इमरान खान की शख्सियत में बहुत सारी चीजें इकट्ठी थी और उनकी शख्सियत के 3 बड़े वजी हैं, अब तक बड़े वजी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो लेकिन ये जो आएगी बात उनकी जात के हवाले से, तो वो इस पर्सनैलिटी कल्ट में छेद लगाएगी। ये बात नहीं है कि बहुत सारे लोग यकीनन ब्लाइंड फेथ भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़ चीजें पैदर पे आएंगी तो काफी शौक होगा उनके चाहने वालों। ठीक है इम्तियाज आलम साहब। जी सर, मैं आपकी तरफ हुआ है जो उन्होंने बयानिया बिल्ड किया कंस्पिरेसी थियरी की आलमी साजिश हुई है और वो खारजा पॉलिसी आजाद लेकर आए थे, वो हम देख चुके हैं उनके दौर में खारजा पॉलिसी कितनी आजाद। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ फिर आता हूं। जी बिल्कुल, खारजा पॉलिसी पे बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या ये खर्च बचाया जा सकता था? चूंकि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स इमरान खान साहब ने रखे हुए थे बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, और फिर वो एग्जाम्पल्स देते थे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कि जी इसराइल के अंदर देखे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पुलिस जाके जो है इंक्वायरियां कर रही है, फिर बाकी ममालिक में जाके ये हो रहा है। तो ये आप समझते हैं कि ये उनकी जो शख्सियत है या उनकी जो इस वक्त जो बयानियां लेके अवाम में गए हुए हैं उसको मुतासर कर सकती है ये सारी चीजें? बहुत शुक्रिया वही साहब। देखें, जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा एसेट है वो यही है कि उनकी एक ऐसी रेपुटेशन है कि ये वो शख्स है जो करप्ट नहीं है, जो बहुत क्लीन है और जिसने एक पैसे की भी गबन नहीं किया या उसके अंदर कोई लोगों के ट्रस्ट को यानी दगा नहीं दिया। तो ये एक बुनियादी चीज थी जिसकी वजह से लोगों की उन्हें इतनी बड़ी तादाद की सपोर्ट हासिल है। वो मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी उनको लोग बहुत वालेहाना तौर पे उनको सपोर्ट करते हैं और उसकी बुनियादी वजह उसके लिए यही है। अब अगर इसी चीज को ज़र्ब लगेगी इन चीजों से जो आपने अभी जिनका जिक्र किया है, खा वो रिंग रोड का वाकया हो, खा वो ये तोहफों का तोशा खाने का मामला हो, और खा वो दूसरे मामलात हैं जो अभी सामने अभी पूरी तरह से नहीं आने वाले हैं। तो इन चीजों के साथ डायरेक्टली वो उनके ऊपर ज़र्ब लगेगी उनकी इस रेपुटेशन को, और ये बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूं कि देखें, आज के ज़माने में जो इबलाग का ज़माना है उसके अंदर हकायक खा जितने भी ताकतवर क्यों ना हो और कितने ही क्यों ना भारी भरकम आपके पास दलाइल मौजूद हों, लेकिन आप जब तक उन दलाइल को कम्युनिकेट न कर सकें, पब्लिक तक पहुंचा ना सकें और तवातर के साथ ना पहुंचा सकें आज के मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उस वक्त तक आपके ये फैक्ट्स आपको फायदा नहीं पहुंचाते। बल्कि बाज़-औक़ात तो झूठ जो है वो बहुत अगर तरीके के साथ डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। तो असल बात अब यह है कि आने वाले दिनों में
یہ حکومت اس کو کس طرح سے حقائق کو اسٹیبلش کرے گی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا احمد صاحب کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اگر آپ یہ ساری باتیں بتاتے بھی ہیں تو وہ ان ساری یعنی جو ویکنیسز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کمزوریاں تھی پچھلی گورنمنٹ کی، اس کے باوجود ان کی جو فالوئنگ ہے اس میں کمی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، خاص کر سوشل میڈیا کی حد تک. جی تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس طرح سے، اور یہ ایک دو چیزوں سے نہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا اور اس کے لیے ایک تسلسل چاہیے ہوگا، جب ہی ان کا اثر ہوگا. لیکن اگر ایک آدھ چیز کو ہوگی تو ظاہر ہے ان کی ایک اسٹیبلشڈ ایک ریپوٹیشن ہے، اس وقت تک اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. اس کو اسٹیبلش بھی کرنا پڑے گا اور اس کا ابلاغ بھی کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. ملی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا کہ ایک ہائی سٹینڈرڈ کی بات کرتے رہے ہیں اور وہ مدینہ کی ریاست اور بالکل ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات اگر سامنے آنا اور آگے چل کے اگر مزید بھی آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت کے اوپر اور آپ کی جماعت کے اوپر کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب کریں گے آنے والی سیاست میں؟ وہی بھائی شکریہ. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مینار پاکستان پاکستان کی جو سب سے بڑا جلسہ، سب سے بڑی ریلی منعقد ہو گئی ہے. اس کے باوجود کہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کو ڈسٹرب کیا گیا، وہاں پہ کراچی میں سی وی پہ جو مشکلات پیدا کی گئی، کراچی میں اسلامی پارک پہ جلسہ نہیں کرنے دیکھنے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کی بات بک رہی ہے، بجائے اس کے کہ جو کچھ یہ کٹ پتلی حکومت ہے جو فارغ سازش کے تحت جو جڑی ہوئی ہے اس کی باتوں پہ اعتبار کرنا. بھائی دیکھیں کمال کی بات ہے، عمران خان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ 16 کروڑ روپے کی توشہ خانے سے انہوں نے طائف خریدے کچھ کم قیمت میں. اب الزام اس شخص پہ یہ لگا رہے ہیں جو 1 گھنٹہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے اور 50 کروڑ روپے اس کو فنڈز ملتے ہیں اور وہ فنڈز جو ہے وہ جمع کرواتا ہے فار دا ویلفیئر. اس نے اپنی ہر چیز بیچ دی، اس نے اپنا بیٹ بیچے، اپنے ہیٹ بیچے، اس نے اپنے ڈریسز بیچے، اس نے اپنے بال بیچے، اور جو کچھ وہ بیچتا گیا وہ سب پاکستان کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرتا گیا. اور کمال ہے، اور کمال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس اپنے نیریٹو کو بیچنے کے لیے سب سے پہلے تو صحافیوں کو بلاتے ہیں، ان کو بڑا خوب کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں توشہ خانہ کی. جہاں تک ہیلی کاپٹر کی بات ہے تو 3.5 سال میں 90 کروڑ، 3.5 سال میں، 1 سال میں 30 کروڑ سے بھی کم، 1 مہینے میں 3 کروڑ سے بھی کم. بھائی یہ 90 کروڑ روپے یہ سازشی ٹولہ تو ایک عمرے پہ 200 آدمی لے جا کے خرچہ کرتا تھا. یہ بچایا ہے لیکن پاکستان ولی کا صاحب پیسہ. آپ تو دیکھیں، آپ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ عوام کا پیسہ ہے اس کو بچانا چاہیے، اس کو ویلفیئر پہ لگانا چاہیے، اس کو بہتر دیکھیں نا. پرائم منسٹر کا جو ہاؤس تھا وہ آپ لوگوں نے ڈکلیئر کیا کہ اس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے. اب انہوں نے کیا یہ کہ جو پی ایم آفس تھا اس کو بھی آپ استعمال کر رہے تھے، پی ایم ہاؤس کو بھی پی ایم آفس استعمال کر رہے تھے، اور گھر جا کے آپ نے بنی گالا میں رکھ لیا جس کی سیکیورٹی کے اوپر بھی ریاست کے ٹیکسوں کے پیسے خرچ ہوتے رہے. ڈیفینیٹلی ہی واز اے پرائم منسٹر. ایک اٹامک پاور کے پرائم منسٹر کو سیکیور کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آرام سے یہاں پہ آ کے وہ رہتے، یہ خرچہ بھی کم ہوتا، یہ پیسے بھی بچتے. بھائی یہاں پہ میرے کئی قابل احترام لال صاحب بھی بیٹھے ہیں، انڈیا صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. آپ کو کمپیریشن دینا چاہیے کہ عمران خان کا اگر ہیلی کاپٹر کا خرچہ 3 سالوں میں یہ رہا تو پر ڈے کتنا رہا یا پر منتھ کتنا رہا اور باقی کیا کیا کرتے رہے ہیں، تو یہ عوام کو سمجھ میں آئے گی. بلال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی نیت کیا ہے اور عوام پہ اس کو اس طرح سے دیکھے گی. جہاں تک عمران خان کا رہنے کی بات ہے، ہم نے بالکل ایک بل موو کیا ہوا تھا پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کا، اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر وہاں سے نکلے تو اس سے ایک ڈائری اور پین لے کے خود وہ گاڑی ڈرائیو کر کے نکل گئے. ان کو کوئی ٹرک منگوا کے ان کی طرح ملکیتیں لے جانے کے لیے ضرورت نہیں پڑی. تو شاہانہ کی بات ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو شاہانہ صرف عمران خان کو ہی سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں آپ 30 سال کی. لیکن عمران خان صاحب تو پھر میں بات کروں گا نا، پہلے والوں کے بارے میں تو آپ لوگ چور ڈاکو کرتے رہتے ہیں. آج کے جلسے میں بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو تو ایک ٹرانسپیرنٹ، نیٹ، کلین
किस्म का शख्स जो है वो दुनिया में माना जाता है और वो ये क्लेम करते रहे हैं। माना जाता है कि बात नहीं, वो है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है और वो आज भी है, और इनको शौक है तो बजाय सहाफियों के सामने पेश करने के अदालत में ले जाएं केस को अदालत में ले जाएं और उनको फिर प्रूव करें। बिल्कुल सही है जी। लेकिन तो इनका मकसद ये है ही नहीं। इनका मकसद है कि जो इमरान खान के, जिससे बिलाल साहब ने कहा, जो सबसे बड़ी एसेट है वो ये है कि वो नीट एंड क्लीन शख्स है, वो ईमानदार शख्स है, उसको ये ज्यादा से ज्यादा हैमर करना चाहते हैं और उसकी साख को खराब करना चाहते हैं। अगर इनके इस बयानिए में थोड़ा भी दम होता तो पेशावर से लेके कराची और कराची से लेके लाहौर तक अवाम ने इनको रद्द कर दिया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया राजा आमिर अब्बास साहब, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं राय साहब प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके उनसे हम बात का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था, माहिर कानून है और सियासी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर के हवाले से आज गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन रिलीज की, जो एक्सपेंडिचर है तकरीबन 90 करोड़ के करीब है, 1 अरब के करीब है, इसी तरह तोशा खाना, तो ये सवाल मैंने पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से यही किया था कि किस हद तक इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल नैरेटिव वो बिल्टअप कर रहे हैं इस वक्त, उसको डैमेज कर सकती हैं ये चीजें। जाहिर है और भी आएंगी बाद में। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव अब इस स्टेज पे, तो जो पुराना पॉलिटिकल नैरेटिव था ना, वो गालिबन खत्म हो चुका है, जिसमें था कि जनाब करप्शन और इस किस्म की चीजें। अब पॉलिटिकल नैरेटिव जो पिछले, जब से असेंबली का एक अदम एतमाद आया है और उससे एक हफ्ता पहले, वो पॉलिटिकल नैरेटिव ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। पीपल हैव स्टॉप बॉदरिंग कि जनाब कोई महंगाई थी, कोई गवर्नेंस के इशू थे, कोई और दूसरा तीसरा था। अब आवाम के ये अच्छी बात है वैसे। जी, अच्छी बात एक लिहाज से है कि अगर शऊर किसी शख्स में बेदार हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शऊर ना हो तो फिर आप एक हजूमी बने रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात जो ये इतना कहा जा रहा है, मैं समझती हूँ अगर तोशाखाना या ये इसमें कोई इंक्वायरीज की जरूरत है, वो जरूर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो 24 बेल के ऊपर हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जो जमानत पे हैं, उनके जो केसेस ऑलरेडी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो उनको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए कि जनाब उनको भी देखा जाए कि वो जो केसेस हैं, वो जो 10-10 वॉल्यूम्स की केसेस हैं, उनकी क्या पोजीशन है और वो किस अंदाज में चलेंगे। आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि IMF की तरफ से एक बात आ गई कि जनाब जो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो, अच्छी बात नहीं है, या वो दूसरी ओर। लेकिन आप देखिए कि क्या डिक्लेयर तो ऑलरेडी करते हैं मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन में। जरूरत पड़ गई कि गालिबन उनको यही लगा कि जब 34-35 में से 24 बंदे बेल पे हैं, और बेल किस चीज में है, करप्शंस के केसेस में है, बेल किसी और केस में नहीं, कोई पॉलिटिकल केसेस में। तो दिस इज वेरी आयरॉनिक कि ये सिचुएशन अब आ गई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अवाम, जो मैं कह रहा था कि आपने कहा कि शायद ये अच्छी बात है या नहीं, अच्छी बात ये है कि अवाम अब परेशान है कि जनाब ठीक है हमारी गवर्नेंस अच्छी थी, बुरी थी, हमारे यहाँ महंगाई थी या नहीं थी, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई ही एक ऐसी बनाना रिपब्लिक है कि जहां रिजीम चेंज करना इतना आसान होगा कि वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप और आपको कह दिया जाएगा कि वो जो 12-13 पार्टीज हैं, वो 180 डिग्रीज जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, दे आर ऑल यूनाइटेड एंड द ओनली गोल इज कि जी किसी तरीके से इमरान खान को हमने हटाना है। और फिर अवाम के पास ये जो सोशल मीडिया है, इसमें जब वो देखते रहे पुरानी चीजें और ये देखते रहे कि डोनाल्ड लू क्या कह रहा है, वो ये देखते रहे कि इमरान खान ने एब्सोल्यूट नो कहा, वो ये देखते रहे कि यूरोपियंस हमें, लेकिन उसके बारे में तो खैर अब न्यूट्रलाइज कर दिया है ना, मतलब नहीं सर, अवाम न्यूट्रलाइज हमसे तो अड्डे मांगे ही नहीं गए थे ना। नहीं, देखिए बात अड्डों की नहीं हो रही है, बात हो रही है डिक्टेशन की, कि क्या हम वाकई ही डिक्टेशन लेके चलना चाहेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी एक खास उसमें लिमिट में अपनी। लेकिन आमिर अब्बास साहब, आप माशाल्लाह इतने मतलब सीनियर लॉयर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, क्या एक पॉपुलरिज्म के ऊपर 22 करोड़ अवाम का मुल्क जो है वो किसी के हथे दे दें कि जी आप चलें बैठें, एक्सपीरियंस करें, इस मुल्क को 5-10 साल और करें, मुल्क का जो है वो मईशत का भी बेड़ा गर्क करें, जो मर्जी आप करते रहें, कोई बात नहीं है, क्योंकि नैरेटिव अब नया बन गया है। वही इज इट आई मीन डू यू थिंक? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया
इसको ज़हन में ये रखें कि जो अवाम है वो उस पॉपुलर नैरेटिव से ज़्यादा जो उसको परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि वही लोग जिनके बारे में हमें बताया गया था कि जो 3-3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे या सदर थे, जिनके बारे में पिछले इतने अरसे में पता चला कि जनाब इस मुल्क में जो लूट मार हुई है, जो इस मुल्क में लूटिंग एंड प्लंडरिंग हुई है, उसके रीजंस क्या हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि कभी क्या कहा कभी क्या कहा, तो वो अवाम एकदम परेशान होगी। उस पॉपुलर नैरेटिव को साइड पे रख दे कि जनाब अब अगेन वी हैव टू कि यही हम पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो ये वो इश्यूज हैं कि जो अब अवाम के शऊर में आ रही हैं और वो इसमें वाकई ही कह रहे हैं कि इनफ अब हमें शायद अवाम ने खुद भी डिसीजन लेना है और ना कि एक मुसल्लत जमघटा हमारे ऊपर बिठाया जाए। ठीक है अहमद बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, इम्तियाज साहब से भी सवाल करूंगा। लंदन में जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब की, ये क्या डू यू थिंक कि प्रेजेंट जो इस वक्त सेटअप हो चुका है, जाहिर है कि उससे आगे की कोई बात करना चाह रहे होंगे, इसलिए इतना बड़ा डेलीगेशन बिलावल साहब का वहां जाना, अदरवाइज वीडियो लिंक के ऊपर हो सकती है मुलाकातें, डिस्कशन हो सकती है। कोई बिलावल साहब को जब भेजा है जरदारी साहब ने या खुद वो गए हैं तो कोई बड़ी बात लेकर गए होंगे, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वो बहुत ही सीरियस कोई बात होगी और बड़ी बात होगी। लेकिन इतना बड़ा जब डेलीगेशन होता है तो फिर बाज़ का ये भी होता है कि बात बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि बड़ी बातें बड़े डेलीगेशनों में डिस्कस नहीं होती, वो बहुत कॉन्फिडेंस में वन ऑन वन बातों में डिस्कस होती है। तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल तो ये है कि फौरी तौर पे जो चूंकि वो गए हैं तो वो कोलिशन के मामलात ही डिस्कस हो रहे होंगे। कि कोलिशन के मामलात में देखिए वो बड़ी नेचुरल सी बात है कि 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनमें से कुछ पार्टियां तो माजी में एक दूसरे की हरीफ रही हैं और मुस्तकबिल में भी शायद एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो उनको हर एक को अपने अपने इस पोजीशन का ख्याल है कि जिस पोजीशन में वो होंगी वो अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन में किस तरह अपने आप को पोजीशन करेंगी, तो इसलिए वो उसको सिक्योर करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में तो ये कोलिशन के जो मैनेजमेंट के मामलात हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म बातें मेरे ख्याल में अभी डिस्कस नहीं हो रही होंगी। मसलन ये कि इलेक्शन कब होना चाहिए, आपको क्या अपना नैरेटिव क्या डेवलप करना चाहिए और इस कोलिशन के अंदर आपको लोगों को क्या पोजीशंस दी जानी चाहिए, ये मेरे ख्याल में इस वक्त इसका मौजू होगा वहां पे जो डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल सही है। इम्तियाज आलम साहब, ये आप क्या कहेंगे, ये इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है इस इत्तेहादी गवर्नमेंट के लिए? देखिए ये कोलिशन जो है इमरान खान को निकालने पे बनी। इनका आगे का एजेंडा क्या था इन्होंने सोचा नहीं था। वो कि एक 26 नुकाती प्रोग्राम पीडीएम ने दिया था जिसपे इत्तेफाक था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था। अब मुल्क को बहुत बड़ा दरपेश माशी बहरान है, खारजा पॉलिसी का बहरान भी है और मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान भी है। तो लिहाजा अगर ये कोलिशन बनती है, ये 6 महीने के लिए बनती है, बन रही है, 12 महीने के लिए बन रही है, इख्तिलाफ बस इतना ही है कि 7 महीने की हो या 1 साल की हो, इससे आगे ये हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर मलबा आ गया है पिछली हुकूमत की नाकारकर्दगी का, जो बैड गवर्नेंस रही है, और तो लिहाजा ये मलबा इन्हें उठाना पड़ेगा। अब इसमें अगर ये फंस गए तो इनके लिए पॉलिटिकली काफी वो डिबैकल का बायस भी बन सकता है। तो ये बात है कि मामला फकत ये 6 महीने या 12 महीने की हुकूमत का नहीं, आइंदा कोलिशन क्या बननी है, आइंदा सियासी अलाइनमेंट क्या होनी है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या इसमें एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात पहले भी होती रही है कि हम एक वसी बुनियाद हुकूमत बनाएं और 10 साल के लिए करें ताकि मुल्क के बुनियादी मसलों को, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की मीशत की बुनियाद है और बहुत बड़े बुनियादी मसले हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। ये जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसमें बात करना चाहता हूँ, आपने सवाल तो नहीं किया जी, ये जो खुद मुख्तारी का नारा लगाया जा रहा है और आज़ादी का, मैं समझता हूँ कि वैसी ही है जिस तरह के पहले करप्शन के खिलाफ लगाया गया, कि उसी तरह का एक फिजा में एक धुआं इकट्ठा किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान एक 10 नगर मुल्क है,
آپ کے 11 ارب ڈالر میں سے سارے کے سارے پیسے باہر کے ہیں. آپ کے پاس اگر وہ نکل جائیں تو پاکستان سری لنکا ہو جائے کل. دوسرا یہ کہ پاکستان ایک طفیلی ریاست ہے. یہ 50 سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. ہم امریکہ کے اتحادی بنے اور ہم بہت ڈپینڈنٹ رہے. پاکستان میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کوئی خود مختار حکومت نہیں بنی ہے. عمران خان کی بھی نہیں. عمران خان کی تو بالکل ہی نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کی پاکستان کی مالی حالت بنی ہوئی تھی اور جس طرح کی ہمارا انحصار تھا فورن ٹریڈ پہ یا فورن ایڈ پہ یا فورن ڈیٹ پہ، یعنی قرضے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عمران خان واقعی جنڈا دینا چاہتے ہیں تو اصل تو سوال ہے کہ جو دست نگری ہے معیشت اسے ختم کرنے کا کیا پلان ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں. پھر یہ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی. اور پھر یہ کہ یہ جو قرضوں کا جال ہے اس سے کیسے نکلیں گے؟ وہ تو قرضے ڈبل کر رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی آئندہ کا جو معیشت کی ترقی کا جو رخ ہے وہ کیا ہوگا، اس کی کیا بیسس ہوگی آپ کی جو ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا. یہ جو آپ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، عمران خان بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے اور عمران خان آئی ایم ایف کی تمام کنڈیشنلٹیز مان کے آئے. آئی ایم ایف کی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی، جب تک کہ جو ان کی جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ وہ کلیئر کرتا ہے. ٹریجری ڈپارٹمنٹ آئی ایم ایف پہ جس سے جو آپ قرض لیتے ہیں. پہلے ہمارے جو وزرائے خزانہ ہیں وہ جا کے انہیں ملتے رہے. عمران خان کے کم از کم 2 وزرائے خزانہ تو انہیں جا کے ملے. اس کے بعد وہ ملا اور ہمیں 2000 ابھی ٹھیک ہے امتیاز صاحب، میں آپ کی طرف میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی خود ہی نعرہ بازی جو ہے دیٹ ول ناٹ ہیلپ دا کنٹری. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا پیٹ خالی ہوگا، بھوکے آدمی کو اگر آپ نعرے لگواتے رہیں گے تو وہ کہے گا مجھے تو روٹی چاہیے، مجھے تو آپ لیکچر نہ دیں تو بہتر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں. چند صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ فواد صاحب نے ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات پچھلے چند مہینوں سے خراب تھے، اگر اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. تو یہ جو آپ لوگوں کا بیانیہ ہے کہ جی امریکہ نے سازش کی ہمیں نکالنے میں، تو یہ تو پھر آپ نے خود ہی یعنی عمران خان صاحب کے جو رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں اس بیانیے کو. دیکھیں سب سے پہلے تو امتیاز عالم صاحب کی میں نے بات سنی اور امتیاز عالم صاحب شاید مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف سے بہت زیادہ ان کے خیالات ملتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو میں اس کو درست کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جتنا لیا ہے ان سے اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے 80,000 سیولینز، آرم فورسز، پولیس والے، عام آدمی نے اپنی جانیں دی اور $100 بلین سے زیادہ نقصان کیا. جیسے کہ یہ حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک نیگوشیشنز نہیں کر سکی. میں آپ کے طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتی تھی. آج جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جلسے کا انٹرنیٹ کے ذریعے ریسپشنز کی اور ARI کو کئی مقامات پہ بند کر دیا، خاص طور پہ PTCL کی جو سروسز تھی ان کو بند کر دیا. بلاول بھٹو صاحب کیا لینے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اوپن ہو گئی ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو کہتے تھے کہ نواز شریف ڈیالوگ کا بیٹا ہے، آج گئے ہیں زرداری صاحب کے لیے صدارت کی کرسی مانگنے. وہ ان سے ملنے اس لیے نہیں گئے ہیں کہ ان سے محبت جا گئی ہے، وہ چاہتے ہیں زرداری صاحب کو کسی بھی صورت میں اس ملک کی عوام پہ ایز اے صدر ہو پا جائے اور جو ہے اپنا چیئرمین سینٹ ان کا لایا جائے، گورنر پنجاب ان کا لایا جائے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو آپ کو ظاہر 2 دنوں میں لگا ہوگا کہ شہباز شریف ہیز نو اتھارٹی، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ایون آپ نے دیکھا جو وزارتوں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں نون لیگ کے 4 وزراء ایسے ہیں جن کو وہ کوئی پورٹ فولیو دینے میں ناکام رہے ہیں. 2 پورٹ فولیو انہوں نے کل چینج کیے ہیں جس میں طارق خاصی صاحب بھی موجود ہیں جن کو ڈان لسٹ کی مکائری میں ان کو ہینڈ کیا گیا تھا ریسپانسبل. آج میں نے سنا ہے کہ شاید ان کو ریموو بھی کر دیا. دوسرا مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ نہیں ہے
وہ अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कन्विक्शन नहीं है इस मुल्क को चलाने की, उनके पास कोई मॉरल कैपेसिटी नहीं है। सर आपके प्राइम मिनिस्टर तो अभी कह रहे हैं कि जी ये जो काजी फाइज ईसा साहब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ रेफरेंस भी मेरे बगैर मुझे सही बताया ही नहीं गया, फर्रुख नसीब साहब ने कर दिया। ईसीपी के जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने अपॉइंट किया था। तो फिर इमरान खान साहब तो बड़े अथॉरिटेटिव किस्म के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे ये चीजें कैसे निकल गई और वो बगैर पूछे उनके इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोगों को तैनात कैसे किया जाता रहा? देखिए, अगर कोई गलती हुई उसको तस्लीम करना कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम नए थे, हम आए तो हमने अपने अपने काम किए और उसके दरमियान अगर कहीं से सजेशन आई तो हमने उसको चेक किया। और लेकिन अब देखिए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है तो वो इमरान खान ने अपॉइंट नहीं किया, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपॉइंट किया। रिकमेंडेशन वहां से आई, वो रिकमेंडेशन आप एज ए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उसके ऊपर साइन ना करते, आप रोक लेते। एनी हाउ मैं अगर इजाजत दें क्विकली ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं फिर आपके पास जान साहब। नाज़रीन एक और ब्रेक लेते हैं और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में जलसा इमरान खान साहब का और किस हद तक वो मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसको चैलेंज कर सकती है। जी राज साहब कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि जनाब मौजूदा हुकूमत पे एक तो वो बैकलॉग और पुरानी गवर्नमेंट का बोझ और वो तमाम चीज़ें आ गई, उसके साथ साथ ये जो चीज़ थी ये शायद इंटरसेप्ट इस अंदाज में नहीं की जा रही थी कि इतना मेहनत क्राउड, इतने ज़्यादा चार्ज लोग, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एक वो प्रेशर भी आएगा। तो ये अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा हुकूमत की नर्व्स पे आ गया कि जनाब अब इसको भी टैकल करना है। वो मुआशी और गवर्नेंस और वो चीज़ें तो अपनी जगह है, तो इसमें अब हुकूमत ने इसको टैकल करने के लिए क्या तरीक़ेकार करना है, क्योंकि अब वो ये भी देख रहे हैं कि जी ठीक है, जो मेगा केसेस में से उधर हम सुनते थे, इधर तोशा खाना हम 4-5 रोज से सुन रहे हैं कि जनाब यही अभी तक अनअर्थ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में खान साहब ने अगर अवाम को मोबिलाइज किया है और उनका पर्पस यही है कि अल्टीमेटली लेट्स गो टू द पब्लिक और पब्लिक इसको फाइनली अपना वर्डिक्ट दे कि जनाब कौन सही है कौन गलत है, इंस्टेड कि जनाब आप अदालतें दें या एस्टेब्लिशमेंट दे या मीडिया दे। पीटीआई का जो अप्रोच है एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के हवाले से, 12 बजे रात को आपने अदालत लगा ली, बाद में फिर चीफ जस्टिस साहब ने कह भी दिया कि हम 24 घंटे की अदालत होती है, हमारा कोई टाइम फिक्स थोड़ा ही होता है। बट डू यू थिंक कि ये जो अप्रोच है इमरान खान साहब की, और दूसरा जो एक धमकी अमेज किस्म की भी स्टेटमेंट्स हम देखते हैं पीटीआई की, डायरेक्ट चेयरमैन या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, लेकिन फवाद चौधरी साहब जैसे कहते हैं कि देखें हम गली गली में तो सिविल वॉर अभी नहीं शुरू हुई, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं इमरान खान देना चाहते, तो डायरेक्टली आप ये मतलब एक वो पैगाम दे रहे होते हैं कि ये भी हम करवा सकते हैं। सो डू यू थिंक कि ये कितनी बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में रही और एस्पायरेंट है कि दोबारा भी गवर्नमेंट में आए, वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे? देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। एंड दिस वुड बी अ डायलेमा विद आवर नेशन, विद पाकिस्तान, कि अगर हम कोई इस तरफ बढ़ते हैं। और इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट देखें जिसमें वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा बढ़ के फौज की जरूरत है इस मुल्क को, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन अगर इलेक्शंस की तरफ जाना है तो ये एक आईनी हक है। और डिटर्मिनेशन देखिए, यकीन करें कि फाइनल डिटर्मिनेशन आपने 3 माह बाद जाना है, आपने 6 माह बाद जाना है, तो इलेक्शंस की तरफ ही जाना है। तो इस अनरेस्ट को खत्म करने के लिए ये जो एक अजीब सा हमारे यहाँ जो मुल्क में शुरू हुआ है कि जिसमें मिसट्रस्ट आ रहा है, और ये हमारे दुश्मनों की वही एक चाल है कि वो चाहते हैं कि अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान किसी किस्म का मिसट्रस्ट आए। तो उसको दूर करने के लिए जो वाइज हेड्स हैं, अगर वो बैठते हैं और समझते हैं कि वाकई उसका बेहतरीन हल यही है कि हम फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएं और इलेक्शंस के बाद अवाम इस चीज को सामने देखे और इस अनरेस्ट को, इस पोलराइजेशन को खत्म होना बेहद जरूरी है। बिकॉज दिस इज 5th जनरेशन वॉरफेयर में यही बात है कि अदारों के दरमियान दूरियां पैदा की जाए। अदारे होंगे तो पाकिस्तान रहेगा, अदारे मजबूत होंगे तो इस मुल्क की ने आगे की तरफ बढ़ना है। तो आई एम 100% श्योर कि सूनर और लेटर सैनिटी प्रिवेल करेगी और अल्टीमेट इलेक्शंस ही इस चीज को डिसाइड करेंगे। इम्तियाज आलम साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में होती है तो वो कहती हैं
سیم پیج ایک پیج پہ ہیں لیکن جب وہ حکومت سے کسی بھی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں، حکومت سے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ہو یا جس طرح سے عدم اعتماد سے عمران خان صاحب گئے جس کو وہ کہتے ہیں کہ باہر سے سازش ہوئی، تو وہ ڈائریکٹ پھر اداروں کے اوپر اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ناظرین دوبارہ ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ لال چاند صاحب، کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ جب آپ سول وار کی بات کریں گے، جب آپ دھمکی امیز قسم کی سٹیٹمنٹس دیں گے ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہونے کے، تو یہ میسج کس کو جا رہا ہوتا ہے، کس کو دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وحید بھائی، میں آپ کی اس بات کو مکمل طور پہ رد کرتا ہوں۔ نہ سول وار کی دھمکی ہے، نہ کسی ادارے پہ کوئی تنقید کرنے کی بات ہے۔ جوڈیشری نے ایک فیصلہ دیا، ہم نے اس کو بنون قبول کیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے رات کو عدالت کیوں لگی، جواب آتا ہے کہ 24 گھنٹے عدالت چلتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے عدالت چل رہی ہوتی تو 25 ارب کا جس پہ الزام ہو چوری کا، منی لانڈرنگ کا، وہ وزیر اعظم نہ بنتا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش نہ کرتا۔ ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے یہ عدالتیں چلیں، نان اسٹاپ چلیں، اور جس طرح سے ایک ہفتے میں یہ جو فیصلہ کیا اسی طرح باقی بھی فیصلے کرے۔ 63A کا کیس آپ کے سامنے، وہ تو یہ فیصلہ جانے سے 15 دن پہلے کا ہمارا پڑا ہوا ہے۔ لیکن اسی سپریم کورٹ نے آپ نے پہلے کہا بھی کہ آپ کے لیڈر کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا، تو وہ اس وقت تو فیصلے آپ لوگ مانتے تھے؟ ہم آج بھی مانتے ہیں نا، آپ کیوں بزد ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کے قائدین ہیں، جب حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بڑا آزاد عدلیہ ہے، جب حق میں فیصلہ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ مینجڈ فیصلے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی، ہم نے کوئی سپریم کورٹ میں حملہ نہیں کروایا، حملے کروایا انہوں نے، یہ ججز کی ویڈیو بنوائی انہوں نے، ججز کو ڈیفیم کیا انہوں نے، ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ اگر سیکورٹی فورسز کی بات کریں تو آج جو طارق فاطمی کی بات انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لیا، تو یہ ان کا کام کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کیا کہتے رہے ہیں، سعد رفیق کیا کہتے رہے ہیں، باقی ان کی لیڈرشپ کیا کہتی رہی ہے؟ ہماری لیڈرشپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ہم اپنے اداروں کا، اور رات بھی عمران خان نے ٹویٹر پہ اسپیس پہ اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی فوج پہ مجھے پورا یقین ہے، اور دیٹس دی سول پروٹیکٹر آف اور باؤنڈریز آف پاکستان۔ تو آپ ان کو باتوں کو، لیکن عمران خان صاحب کی کئی درجن ویڈیوز ایسی آ جائیں گی، آپ کہتے ہیں انہوں نے کبھی بات نہیں کی، انہوں نے بھی فوج کے حوالے سے، جنرل مشرف صاحب کی دور کے حوالے سے کئی باتیں ملک کے اندر باہر انٹرویوز کے اندر وہ کرتے رہے ہیں۔ سو یہ ہماری انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے گورنمنٹ میں کچھ ہوتی ہے، باہر رہ کے پھر ان کی پورے کا پورا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کتنی افواہیں پھیلائی گئی کہ کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باتیں کی گئی جب عدم اعتماد تھی، کسی کو کیا کرنے کی باتیں کی گئی، اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہم نے منون وہی کیا جو پاکستان کا آئین کہتا تھا اور قانون کہتا تھا، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی اسمبلی کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے پاکستان پورے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم جمع ہیں، لوگ ہمیں ریسپونڈ کر رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ تو پٹ گیا۔ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اس وقت کی حکومت ہے، انہوں نے جو ہمارے خلاف زہر اگلا تو پاکستان کی عوام نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اور بہت شکریہ لاجم علی صاحب آپ کا، راجہ عمر عباس صاحب آپ کا، احمد بلال محبوب صاحب اور امتیاز عالم صاحب، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔